देश के आज़ादी के साथ ही साजिश शुरू हो। स्कूल का अगर आप लेते हैं तो बच्चों का और टीचर का जो रेशियो है 40/1 वो मेंटेन नहीं हो रहा है। जो सरकारें हैं वो गैर बराबरिक विचारधारा रखने वाली सरकार हैं और सरकारी स्कूल में हमारे मूल निवासी के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उस व्यवस्था को जानबूझ करके ख़राब रखा जा रहा है ताकि उनके बच्चे का कंपटीटर न मिल सके। रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, तो उसमें हमारा मूल निवासी 85% के लोगों को नौकरी मिलेगा, उससे परिवर्तन होगा। वही अगर निजीकरण में तो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाता है तो उससे हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। अभी जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से संविधान को समझता नहीं है, पूरी तरह संविधानवाद आया नहीं है। अभी जो हमारा समाज है वो जातीय में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है, क्षेत्रवाद में बटा हुआ है, तो इससे एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो समझ जाएगा कि सही और गलत में पहचान करने लगेगा तो जो है ये हमारी जो चुनौती है वो आसान हो जाएगी। और प्रजातंत्र में गोली का नहीं बोली का वैल्यू होता है, वोट से राजा बनता है। तो हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारे लोग अगर जो दिग्भ्रमित हैं, युवा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा मुहिम है कि उनको समझा बुझा करके सही रास्ते पर लाना, और जिस दिन हम लोग उसमें सफल हो जाएंगे सही रास्ते पर लाने में, उसी दिन हमारी सारी समस्या का हल होगा, समाधान हो जाएगा। आज हम बोकारो स्टेट सिटी में हैं और यहाँ पे जिला क्लस्टर अधिवेशन बामसेप का चल रहा है और हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष बामसेप मूल निवासी प्रमोद राम सर। इनसे हम जानेंगे क्लस्टर अधिवेशन के बारे में। क्लस्टर अधिवेशन में जो सब्जेक्ट है उनके विषय में जानेंगे और उनको क्यों लगाना पड़ा और बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे सर से। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बामसेप का जो ये लगाया पहला सब्जेक्ट है इनका सेशन का, उसमें लिखा निजीकरण पर लगाम, ये सब्जेक्ट था। तो ये निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, निजीकरण का आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो निजीकरण का उद्देश्य वो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि चूँकि निजीकरण हो जाने से उनको आरक्षण का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है, तो वो मनमानी ढंग से हमारे मूल निवासी के 85% लोगों का वहाँ पर किसी तरह का कोई अवसर नहीं देते हैं, जिससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मूल निवासी समाज के विरुद्ध में है निजीकरण। लगता है कि निजीकरण बहुत अच्छा है, जिनको पता नहीं है ये निजीकरण से क्या नुकसान है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो सरकारी अफसर है वो सही से काम नहीं करते, चाहे सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाते नहीं हैं, और निजीकरण होने से बहुत सारे युवाओं को मौका मिल रहा है, क्योंकि निजीकरण नहीं होने से सरकारीकरण में सिर्फ कम लोगों को अवसर मिल रहा है, निजीकरण से बहुत सारे लोगों को अवसर मिल रहा है। इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये देश के आज़ादी के साथ ही साजिश शुरू हुआ और सरकारी संस्थानों को इस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया कि ये संस्थान खराब है। वो लोगों को आँख में इमेज झोंका गया कि सरकारी खराब है। अगर सरकारी खराब हुआ रहता तो कोरोना में हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल खुले थे? सरकारी खुले थे, निजी तो बंद हो गए थे, भाग गए थे लोग। तो कोरोना समय में कौन संभाला? आज़ादी के साथ ही जितने हमारे समाज के या सभी भारत के सभी समाज के लोग जो आगे उच्च पदों पर गए, तो क्या वो सर प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गए? प्राइवेट स्कूल का तो चलन बाद में हुआ। तो प्राइवेट स्कूल का एक
इस तरह से प्रोपगंडा चलाया जाता है, इंग्लिश स्कूल का नाम पर इस तरह से गार्जियन को मतलब इमेज झोंका जाता है कि लोग उधर आकर्षित होते हैं। और सरकारी संस्थानों में वैसा कोई प्रचार का प्रोपगंडा का व्यवस्था नहीं है। तो जो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो सरकारी का कुछ नहीं दिख रहा है और प्राइवेट का समाज में दिख रहा है, तो इसलिए वैसा लोग सोचते हैं। दूसरा चीज़ है कि सरकारी में जितना, जैसे स्कूल का अगर आप लेते हैं तो बच्चों का और टीचर का जो रेशियो है 3:1 वो मेंटेन नहीं हो रहा है। आज सभी पोस्ट खाली रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन खराब हुए हैं, लेकिन वो सरकारी संस्था का खराबी नहीं है, बल्कि वो जो मैनेजमेंट कर रही है सरकार, मैनेजमेंट का समस्या है, सरकार की समस्या है। अगर इसको सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन सुधार देगी, तो उसमें जो सरकारें हैं गैर बराबरी विचारधारा रखने वाली सरकार हैं और सरकारी स्कूल में हमारे मूल निवासी के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उस व्यवस्था को जानबूझ करके खराब रखा जा रहा है ताकि उनके बच्चे का कंपटीटर न मिल सके। कहीं ना कहीं मतलब मूल निवासी युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है और वो सजबाग दिखाया जाता है कि वो अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा होता, अभी आप हायर इंस्टीट्यूशन में चल जाइए, मेडिकल सबसे पहला चॉइस किसका है? सरकारी संस्थान का है। इंजीनियरिंग, IIT, NIT, BIT सब पहला रहता है चॉइस कि सरकारी संस्थान में हो जाए। न्यू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, पटना यूनिवर्सिटी, तो जो ऊपर संस्थानों में, ऊपर संस्थान की जहाँ तक बात है, तो पहला प्राथमिकता हो जाता है उनको सरकारी। क्यों हो रहा है सरकारी भाई? सरकारी अगर खराब है तो वहाँ पैसे कम लग रहे हैं, प्राइवेट बहुत महंगा हो गया है ना। तो ये चीज़ है, साजिश है और ये आम आदमी के समझ में नहीं आएगा। जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो एनालिसिस करता है समाज को, जो सरकार को एनालिसिस करता है, वो इस चीज़ को समझ रहा है। ये राष्ट्रीयकरण को से आम जनता को किस तरह प्रभाव पड़ेगा या लाभ मिलेगा, ये लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम बड़े स्तर पर इसका चर्चा करते हैं, लेकिन आम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि गांव घर के लोगों को समझ में आएगा तभी कुछ हो सकता है। तो उनको किस तरह लाभ मिलेगा राष्ट्रीयकरण से? राष्ट्रीयकरण देश की जो संसाधन है, संपदा है, जैसे भूमि है, उद्योग है, मिनरल्स हैं या संस्थानें हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन, जितना स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, सारा चीज़ जो है जो देश को दिशा देता है, वो सारी संपत्तियों का नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में। जब सरकार के हाथ में होगी तो उसमें सरकारी में जैसे रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, तो उसमें हमारा मूल निवासी 85% के लोगों को नौकरी मिलेगा, उससे परिवर्तन होगा। वही अगर निजीकरण में तो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाता है, तो उससे हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि राष्ट्रीयकरण होने से समाज का वो संपत्ति पर एक शेयर, माने अपना मालिकाना हक महसूस होता है, हाँ, उसमें लगता है कि मेरा है। तो वो एक तो उसका मानसिक स्थिति अच्छा रहेगा कि नहीं, ये जो संपत्ति है इसमें मेरा भी हक है। दूसरा है कि अगर हमारा मूल निवासी समाज का 85% लोग हैं, अगर उनका योगदान और राष्ट्रीयकरण से उनका वहाँ नौकरी मिलता है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो प्रोडक्टिविटी से सरकार को दो तरह से इनकम होगा। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो समाज की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो होगा। दूसरा चीज़ है कि हम निर्यात करके विदेशों से पैसा ला सकते हैं, तो इसमें सहभागिता सभी लोगों का होगा। कहाँ जो 10 आदमी सहभाग कर रहे हैं और कहीं उसको प्रोडक्टिविटी में 100 आदमी लगे हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह राष्ट्रीयकरण होने से ये आम आदमी का पहुँच तक होगा और आम
आदमी के लिए होगा और इससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार अल्टीमेटली यहाँ के जनता में के जीवन स्तर को ऊपर करने में सहायक होगी। अभी राष्ट्रीयकरण करने में मूल निवासी समाज को या संगठन को मतलब किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा? अभी जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से संविधान को समझता नहीं है, पूरी तरह संविधानवाद आया नहीं है। अभी जो हमारा समाज है वो जातीय में बटा हुआ है, वर्ग में बटा हुआ है, क्षेत्रवाद में बटा हुआ है। बहुत बड़ी चुनौती है। समाज की जो बनावटें हैं वो अभी भी मनु स्मृति की जो बनावटें थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस पर अभी भी कहीं ना कहीं वो डिपेंड है। तो अभी भी प्रजातंत्र लागू होने के बाद भी प्रजातांत्रिक रास्ते से गैर प्रजातांत्रिक लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं। तो इस चीज़ को मूल निवासी समाज धीरे धीरे समझ रहा है। अगर वो समझ जाएगा कि सही और गलत में पहचान करने लगेगा तो जो है ये हमारी जो चुनौती है वो आसान हो जाएगी। तो अभी ये मूल निवासी लोग तो बहुत सारे ये में बटे हुए, आप जैसे बताए जाति में, धर्म में कटे हुए, बटे हुए, तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए संगठन की ओर से क्या ये है? हमारा संगठन जो मूल निवासी 85-90% जनसंख्या की बात करती है वो उसका कोई खोखला आधार नहीं है। उसका आधार है जब सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिलता है सभ्यता का विकास का, तो ऐतिहासिक जब आप कारण देखेंगे तो उसमें आपको मूल निवासी समाज यहाँ का ओरिजिन है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे ख़त्म हुई या आर्यों का आगमन हुआ, यहाँ बहुत तरह के लोग का आगमन हुआ, तो वो ऐतिहासिक घटनाएं से भी प्रूफ होती है। दूसरा चीज़ है कि हमारा समस्या जो है मूल निवासी समाज का समस्या सबका एक है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, इलिटरेसी है। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी सब में आपका है। गैर बराबरी है तो सबके साथ है, कम बेसी सबके साथ है। तो हमारा समस्या एक है। दूसरा चीज़ है कि हमारा DNA जो उताह यूनिवर्सिटी का एक DNA टेस्ट हुआ पूरे विश्व के लोगों पर और उसका 1 मार्च 2018 में पब्लिश्ड हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, उससे प्रमाणित हो गया कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो मुस्लिम हैं, हमारे जो सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो हमारे समाज के ही लोगों से कन्वर्ट हुए हैं, इस तरह का यहाँ पर उसको शोषण हुआ कि वो दूसरे धर्म में चले गए, तो उनका DNA वो सबका भारत के लोगों से मिलता है। और जबकि जो बाहर से लोग आए हैं जिनको नन बैकवर्ड हम लोग कहते हैं, वो नन बैकवर्ड जो है उनका यूरेशिया से, उधर जर्मनी, जापान से, मध्य एशिया से उनका DNA मिलता है। तो एक वैज्ञानिक कारण भी है कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। और दूसरा इसमें जो आज तक समाज में जो छुआछूत गैर बराबरी है, इसका मतलब है कि वो अपने आप को सुपर समझते हैं, वो प्यूरी अपना ब्लड को माने शुद्ध ब्लड समझते हैं, वो आज भी हमको अपना नहीं मानते हैं। तो समाज में इस तरह का प्रचलन से भी प्रूफ होता है कि वो यहाँ का नहीं है। बाकी हमारे लोग का जो बहुत सारे कारण है जिससे प्रूफ होता है कि ये SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी ये भारत के मूल निवासी हैं और वो आज भी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। उनको हक और अधिकार आज भी जो संविधान में दिया है, समान अधिकार आज भी उससे वंचित हैं। तो इसलिए ये वंचित अधिकार प्राप्त करने के लिए, उनकी जो समस्या को समाप्त करने के लिए ये हमारा मुहिम है मूल निवासी 85 का कि आप इसको समझिए और एकजुट होइए और
प्रजातंत्र में गोली का नहीं बोली का वैल्यू होता है। वोट से राजा बनता है। तो हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारे लोग अगर जो दिग्भ्रमित हैं, युवा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा मुहिम है कि उनको समझा बुझा करके सही रास्ते पर लाना, और जिस दिन हम लोग उसमें सफल हो जाएंगे सही रास्ते पर लाने में, उसी दिन हमारी सारी समस्या का हल होगा, समाधान हो जाएगा। धन्यवाद सर। सर हमारे साथ जुड़े और हर विषय पर उन्होंने मुखर जवाब दिया, हर सवाल का जवाब। इसके लिए प्रमोद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे MNT न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।